तो हम लोग देख रहे थे थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर के लिए हम थर्मल स्टेबिलिटी के प्रॉब्लम्स को दो पार्ट में बांटेंगे, एक कोवैलेंट कंपाउंड के लिए, एक आयनिक कंपाउंड के लिए। तो कोवैलेंट कंपाउंड का जो ऑर्डर आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स बॉन्ड एनर्जी। कोवैलेंट कंपाउंड्स के ऑर्डर्स जो हमारे आते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, जैसे कि HF, HCl, HBr, HI। ये हो गया, ये चारों कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं। तो HI में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो इसका बॉन्ड एनर्जी कम, तो इसका बॉन्ड एनर्जी कम, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी इसका, देन इसका, देन इसका, देन इसका। तो सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी कौन किसका होगा? HF का, देन HCl का, देन HBr, देन HI। इसी तरह H2O, H2S, H2SC, H2T। तो सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी H2O का, देन H2S का, देन H2SC का, देन H2T का। इस तरह मतलब कोवैलेंट कंपाउंड में क्या होगा? थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। देखो जैसे थोड़ा ऑर्गेनिक में हम लोग आ जाते हैं। जैसे ऑर्गेनिक में ये बेंजीन रिंग है और ये साइक्लोहेक्सेन है। तो अब ऐसा लगेगा कि ये केवल रिंग है, इसमें रेजोनेंस है, ये सब है, तो इसका थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, इसका थर्मल स्टेबिलिटी कम होगा। लेकिन ये गलत है, थर्मल स्टेबिलिटी इसका ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स मैटर करता है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा तो थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जब ज़्यादा होंगे तो किसी कंपाउंड का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। हाँ, कंजुगेशन मैटर करेगा कब? जब पाई बॉन्ड्स सेम हो, जैसे कि ये हो, ये कंपाउंड हो, तब यहाँ कंजुगेशन मैटर करेगा। जैसे ये कंपाउंड हो और एक ये कंपाउंड है, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स तो सेम है, सिग्मा बॉन्ड सेम है, लेकिन यहाँ पे कंजुगेशन है, यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी है, यहाँ पे कोई कंजुगेशन नहीं है। तब यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू इसके। यहाँ पे कंजुगेशन मैटर करेगा थर्मल स्टेबिलिटी में, यहाँ पे नहीं करेगा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा। इसी तरह जैसे CO2 और SiO2 में हम लोग बात करें, हम लोग जानते हैं CO2 का कंपाउंड ऐसे बनता है और SiO2 क्या बनाता है? SiO2 एक ये वो बनाता है, उसको क्या कहते हैं, सिलिकेट में पूरा फॉर्म करता है, पूरा एक क्रिस्टल में रहता है। इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड होता है, सब सिग्मा बॉन्ड बनाता है ये, ठीक है। तो यहाँ इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू CiO2 के, यानी ये CO2 कंपेयर में SiO2 का ज़्यादा कम होगा। हम लोग देखेंगे जहाँ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा वहाँ थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी, कोवैलेंट कंपाउंड रहेगा तो हम सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी देखेंगे। बॉन्ड एनर्जी में एक तो बॉन्ड लेंथ वाला कॉन्सेप्ट कि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगा, जब बॉन्ड एनर्जी कम होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगा। तो फिर उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट हम देखें कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। फिर अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड सेम है तो अगर कंजुगेशन में आ रहा है तो जो कंजुगेशन वाला होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू बिना कंजुगेशन वाला। इज दैट क्लियर? अब आते हैं आयनिक कंपाउंड में। आयनिक कंपाउंड को दो भागों में बांटेंगे, एक मोनोएटॉमिक आयनिक कंपाउंड, एक पॉलीएटॉमिक आयनिक कंपाउंड। मोनोएटॉमिक आयनिक कंपाउंड मतलब मेटल्स के हाइड्राइड, ऑक्साइड, ये सब, हैलाइड, मतलब मेटल भी जैसे हैलाइड को क्या लिखेंगे? MCl या MCl2। तो ये मोनोएटॉमिक एनायन भी है, मोनोएटॉमिक कैटायन भी है। यहाँ भी मोनोएटॉमिक एनायन भी है, जैसे M2O, यहाँ भी मोनोएटॉमिक एनायन ही है और मोनोएटॉमिक कैटायन भी है। तो मोनोएटॉमिक कैटायन एनायन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेटिस एनर्जी के। और लेटिस एनर्जी के लिए हम लोग क्या कॉन्सेप्ट पढ़े थे? लेटिस एनर्जी के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि स्मॉल कैटायन
स्मॉल एनायन सबसे ज़्यादा लेटिस एनर्जी, देन लार्ज कैटायन, लार्ज एनायन, और देन लार्ज कैटायन और स्मॉल एनायन एंड वाइस वर्सा। ठीक है, यानी सेम साइज के कैटायन एनायन रहेंगे तो उसका लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होता है, और अगर डिफरेंट डिफरेंट यानी साइज के कैटायन एनायन रहते हैं तो वहाँ पे थर्मल यानी लेटेस्ट एनर्जी कम होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो मोनोटॉमिक में क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेटेस्ट एनर्जी। जैसे एक एग्जांपल लेके हम लोग चलते हैं, जैसे हम लोग फ्लोराइड का एग्जांपल ले लें, LiF NaF KF RBF। ठीक है, तो फ्लोराइड स्मॉल एनायन है, स्मॉल एनायन स्मॉल कैटायन के संग ज़्यादा अच्छा लेटिस एनर्जी बनाएगा। जब ये ज़्यादा अच्छा लेटिस एनर्जी बनाएगा तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेटिस एनर्जी के थर्मल स्टेबिलिटी का लेटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा, ये, और यही ऑर्डर हमारा रहेगा थर्मल स्टेबिलिटी का भी। इज दैट क्लियर? इस तरह हाइड्राइड देख लो, LiH NaH KH RBH। तो हाइड्राइड भी एक स्मॉल एनायन है। सिंगल एनायन इज स्मॉल एनायन, सिंगल एनायन इज स्मॉल, सिंगल मोनोटॉमिक एनायन जितने भी हैं सब स्मॉल एनायन में आते हैं ये लेटिस एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट में। तो LiH NaH KH RBH। इस तरह Cl का भी हो जाएगा, LiCl देन NaCl देन KCl देन RbCl, इसी तरह। ठीक है, अब देखो पॉलीएटॉमिक, अब इसे ऑक्साइड का देख लेते हैं। तो ऑक्साइड का Li2O सबसे ज़्यादा, देन Na2O, देन K2O, देन Rb2O। यहाँ ऑक्साइड है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब देखो पॉलीएटॉमिक कौन से आते हैं, कार्बोनेट हुआ, हाइड्रोक्साइड हुआ, और तुम्हारा सल्फेट हुआ, नाइट्रेट हुआ, ये सभी पॉलीएटॉमिक एनायंस हैं। पेरोक्साइड भी हुआ, H का पेरोक्साइड भी O2-2, ये भी तो हमारा पॉलीएटॉमिक है, 2 एटम से मिलकर बना है। तो ये सभी हमारे पॉलीएटॉमिक एनायंस आते हैं। तो पॉलीएटॉमिक एनायन में क्या होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, ये ध्यान रखना। जब पॉलीएटॉमिक रहे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। ऐसा क्यों होता है, अब देखते हैं। जैसे ये कोई कैटायन है और ये एक बड़ा एनायन है, जाहिर सी बात है कि जब हमारा कोई भी पॉलीएटॉमिक, जैसे हम लोग सल्फेट को ले लें, इसका रेजोनेंस फॉर्म बनाते हैं डेल्टा माइनस, चारों ऑक्सीजन पे हमारा माइनस चार्ज होता है। ठीक है, ये हमारा एक सल्फेट ले लो और ये मेटल कार्बन है। अब ये मेटल कार्बोनेट का जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा तो इसका खुद का इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने ऊपर से कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही? मेटल जब इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच लेगा अपनी तरफ तो इसका खुद का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो पहले था वो अब कम हो जाएगा। तो ये अब हल्का कमज़ोर महसूस करेगा। ये क्या हो जाएगा, ये एनायन क्या हो जाएगा, वीक। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, डिस्पर्स हो गया है इस साइड। तो अब अगर हम इसको हीट देते हैं तो ये इसका एनायन जो है वो ब्रेक कर जाएगा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींचेगा उतना ज़्यादा एनायन वीक होगा, उतना जल्दी हीट देंगे तो उतना जल्दी हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इज दैट क्लियर? मेटल ऑक्साइड और अगर मेटल सल्फेट है तो मेटल ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट है तो मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब निकल जाएंगे। ठीक है, तो बात वही है कि जब हमारा पोलराइजिंग पावर जितना ज़्यादा होगा उतना कम स्टेबल हमारे कंपाउंड होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा
उतना ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और पोलराइजिंग पावर हम लोग पढ़ चुके हैं कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन हम फजान रूल में पढ़े थे। पोलराइजिंग पावर इज पावर ऑफ कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। यानी कि जितना छोटा साइज होगा उसके न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, उसका न्यूक्लियर चार्ज तो खींचेगा। अरे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को कौन खींचता है, प्रोटॉन ही तो खींचता है। तो प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियर चार्ज ना, तो न्यूक्लियर चार्ज जितना पास यानी जितना छोटा कैटायन उतना अच्छा वो चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, तो पोलराइजिंग पावर क्या है, पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। तो हम लोग एक बार पहले पोलराइजिंग पावर के ही बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि पोलराइजिंग पावर किसका ज़्यादा होगा किसका कम। तो पोलराइजिंग पावर का अगर हम स्ट्रेंथ देखें तो Li प्लस सोडियम प्लस K प्लस Rb प्लस, इसमें लिथियम प्लस का सबसे ज़्यादा, सोडियम प्लस का, पोटेशियम प्लस का रिव्यू है। पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा इसका, देन इसका, देन इसका, देन इसका। बात समझ में आ रही है। तो अगर हम लोग इसके सल्फेट की बात करें या कार्बोनेट की बात करें Li2CO3 Na2CO3 K2CO3 और RbCO3। ठीक है, अगर हम इसे कार्बोनेट की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा तो इसका थर्मल स्टेबिलिटी कम। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा जी, इस तरह हाइड्रोक्साइड का भी हो जाएगा। इसी तरह हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए भी हो जाएगा, जैसे MgOH का होल ट्वाइस और फिर CaOH का होल ट्वाइस, फिर MgCa, बेरिलियम भी यहाँ लिख लेते हैं, BaOH का होल ट्वाइस, SrOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो सबसे ये हम लोग का यही ऑर्डर आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किसका, बेरिलियम का, देन मैग्नीशियम का, देन कैल्शियम का, देन स्ट्रांशियम का। साइज बढ़ने के साथ साथ पोलराइजिंग पावर क्या होता है, घटता है। जो साइज बढ़ने के साथ साथ पोलराइजिंग पावर घटता है, तो पोलराइजिंग पावर घटेगा तो हमारा थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ पॉलीएटॉमिक एनायंस बढ़ेगा। ये है पूरा थर्मल स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना। एक बार फिर से हम इसको दिखा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कायदे से लिख लेना। फिर से समझ लो, थर्मल स्टेबिलिटी के लिए हम दो भागों बांटेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड में जो थर्मल स्टेबिलिटी आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के। बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है तो कोवैलेंट कंपाउंड का थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा। ठीक है, इसके लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और बॉन्ड लेंथ और जैसे जैसे कंजुगेशन का बताएं ये सब। आयनिक कंपाउंड में मोनोटॉमिक एनायन कैटायन और पॉलीएटॉमिक एनायन कैटायन। तो जो मोनोटॉमिक एनायन कैटायन होते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं लैटिस एनर्जी के। लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ देखें, स्मॉल कैटायन स्मॉल एनायन सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी, लार्ज कैटायन लार्ज एनायन सबसे ज़्यादा एनर्जी, उसके बाद लार्ज कैटायन और स्मॉल एनायन। यानी सेम साइज के कैटायन एनायन रहते हैं तो उसका थर्मल लैटिस एनर्जी ज़्यादा होता है, और जब साइज डिफरेंस होता है तो लैटिस एनर्जी कम होता है। इसके लिए हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट देखें, ये देखें। अब देखो ऑक्साइड का थर्मल स्टेबिलिटी, लिथियम ऑक्साइड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन। और यही अगर हम लोग बात करें परऑक्साइड का, यानी हम लोग बात करें परऑक्साइड का, Li2O2, Na2O2 और K2O2 और Rb2O2, तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ अगर हम लोग परऑक्साइड की बात करें तो परऑक्साइड देखो आ गया पॉलीएटॉमिक वाले में। पॉलीएटॉमिक जब कैटायन होंगे, पॉलीएटॉमिक एनायन होंगे तो वहाँ पे क्या डिपेंड करेगा, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन सबसे ज़्यादा किसका, लिथियम का, तो सबसे कम स्टेबल लिथियम, देन यही हम लोग का आ जाएगा इस सीक्वेंस। इज दैट क्लियर?
तो ये पूरा हो गया थर्मल स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट।